आम मोतीराम सैनी, लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका अध्यापक भौतिक विज्ञान प्रवक्ता। आज का हमारा विद्यार्थियों टॉपिक है गॉस प्रमेय। कक्षा 12 को हम पढ़ाएंगे, कक्षा 12 के लिए है। और जो हमारा टॉपिक लिया गया है वह है आपका गॉस प्रमेय या गॉस की प्रमेय, की भी आप लगा सकते हैं, गॉस की प्रमेय या गॉस प्रमेय। और इसका विषय जो मुझे आपसे स्टडी करवाना है वो है आपका वैद्युत फ्लक्स एवं गॉस प्रमेय। क्या है बेटा? वैद्युत फ्लक्स एवं गॉस प्रमेय। तो सबसे पहले तो मैं आपसे वैद्युत फ्लक्स के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे जो है हमारा ये आ जाएगा वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स पहले आपको मैं 10th क्लास में लेके चल रहा हूँ। 10th क्लास में हमारा एक चुंबकीय फ्लक्स था। चुंबकीय फ्लक्स में क्या था? किसी भी तल से गुजरने वाली संपूर्ण चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ये हमने 10th में पढ़ा है। 10th क्लास में क्या कि फाई बी इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा, यानी कि कोई तल है और उस तल से जितनी भी चुंबकीय बल रेखाएं गुजर जाती हैं उनकी माप या उनकी संख्या वो हमारा चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। तो जिस तरीके से वहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स है, यहाँ वैद्युत फ्लक्स है। चुंबकीय फ्लक्स भी आगे फर्दर जब स्टडी करेंगे तो कुछ चैप्टर आएंगे, उन चैप्टर में आप चुंबकीय फ्लक्स भी पढ़ेंगे। तो मैंने आपसे बताया, फिर से सुन लीजिएगा। 10th क्लास में हमने क्या पढ़ा है? किसी पृष्ठ से गुजरने वाली संपूर्ण चुंबकीय बल रेखाओं की माप को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित है। बी माने मैग्नेटिक फील्ड हो गया, यानी कि इसका संबंध हमारा चुंबकीय बल रेखाओं से है। और बी हो गया हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र, और ए हो गया वो पृष्ठ, और ए थीटा जो कोण है वो चुंबकीय क्षेत्र तथा तल पर डाले गए लंब का कोण है। इस बात को ध्यान रखेंगे। कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि ये जो एंगल दिया है ये पृष्ठ और चुंबकीय बल रेखाओं के बीच का कोण है। जी नहीं, ये चुंबकीय बल रेखाओं तथा उस तल पर डाले गए लंब के बीच का कोण है। और यही कारण है कि हमारे पास जब लंबवत होगा तो हम 0 लेंगे, और जब समांतर होंगे तो 90 डिग्री लेंगे, यानी कि चेंज कर कर लिया जाएगा। ओके बेटा? तो यहाँ पे आपसे जो वैद्युत फ्लक्स के बारे में बता रहा हूँ मैं कि ये वैद्युत फ्लक्स है क्या। वैद्युत फ्लक्स जो है हमारे पास, किसी वैद्युत क्षेत्र में हम एक पृष्ठ क्षेत्रफल रखते हैं, एक पृष्ठ क्षेत्रफल रखते हैं, और उस पृष्ठ क्षेत्रफल से जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरती है उसकी माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाली संपूर्ण या गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से या फाई से केवल, या तो फाई से शो करिएगा केवल, या फाई ई से। ई यहाँ पे जो शो कर रहा है बेटा वो इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है, और यहाँ पे बी मैग्नेटिक फील्ड को प्रदर्शित कर रहा था। यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स में और वैद्युत फ्लक्स में हमारा जो ई प्रदर्शित कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम एक सरफेस लेंगे। मैंने एक पृष्ठ क्षेत्रफल S ले लिया, कोई भी बना है मैंने इस तरीके से, ये पृष्ठ क्षेत्रफल ले लिया और ये S हो गया, यानी कि एक सरफेस ले लिया, और इसका एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव जो है मान लीजिए मैंने ये कंसीडर किया है। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा हमारे पास DA हो गया। और इसका परिमाण क्या आ जाएगा? परिमाण मान लीजिए इसका DA है, DA, और इसकी इस पर जब हम लंब खींचते हैं तो ये ऐसे है, यहाँ पे ये DA अपनी डायरेक्शन ऐसे शो कर रहा है। तो यहाँ S हो गया और ये D हो गया। तो रेखाएं तो हमारी गुजरेंगी, ऐसे गुजर रही है रेखाएं, ये देखिएगा आप ऐसे। तो मान लीजिए ये रेखाएं हमारे पास, यहाँ से ये रेखाएं गुजरी है, और कुछ रेखाएं हमारी इससे ऐसे, ये यहाँ से गुजर गई, ये यहाँ से गुजर गई, ये यहाँ से गुजर गई, ये यहाँ से गुजर गई। इसको हम ऐसे ले लेंगे, और ये रेखा हमारी ऐसे गुजर गई यहाँ से, और ये ऐसे, और ऐसा भी हो सके कुछ रेखाएं आपकी बाहर से भी गुजर जाए। तो यहाँ पे ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ऐसा लग रहा है कि जैसे, क्योंकि हमें शो करना है कि ये रेखाएं इसके अंदर से गुजर रही हैं। तो संपूर्ण से तो आपका फाई ई गुजर रहा है, और ये सूक्ष्म क्षेत्रफल है, इससे गुजरने वाला आपका डी फाई ई है। डी माने डिफ्रेंशिएट किया हुआ पार्ट, यानी कि छोटा पार्ट, ये है इससे। तो यहाँ पे डी फाई ई को हम लिख सकते हैं ई इंटू डी ए, ये लिखा जा सकता है। ई क्या हो गया? वैद्युत क्षेत्र हो गया। डी ए उस पृष्ठ क्षेत्रफल का सूक्ष्म क्षेत्रफल है। ये सूक्ष्म
उस पृष्ठ क्षेत्रफल का सूक्ष्म पृष्ठ अवयव है। क्या है बेटा? सूक्ष्म पृष्ठ अवयव है। तो हमारी सारी बात जो है अब किससे शुरू हो जाएगी? इससे शुरू हो जाएगी, और ज़्यादा बात इसमें है नहीं। फिर से समझा रहा हूँ मैं आपसे, दोबारा सारी बात रिपीट कर रहा हूँ। चित्र दोबारा बनाऊंगा मैं आपके सामने, बढ़िया सा चित्र बनाऊंगा कि हमारे पास अगर वैद्युत फ्लक्स है तो वैद्युत फ्लक्स से जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं वे सारी हमारे पास उनकी माप यानी कि वे संपूर्ण रेखाएं वैद्युत फ्लक्स कहलाती हैं। ठीक है ना? और ये पृष्ठ हम काल्पनिक पृष्ठ मान लेंगे, यानी कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से जो उसके अंदर माना है से गुजरने वाली संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? फाई ई से प्रदर्शित किया जाता है। तो हमें यहाँ इसका फॉर्मूला निकालना, मान लीजिए फाई ई है तो ये आएगा ई डी ए, ये आ जाएगा। इसको ई डी ए जो है हमारे पास, इसको लिखेंगे हम ई डी ए कोस थीटा, क्योंकि ये वेक्टर राशि है, ये वेक्टर राशि है, और यहाँ पे ये हमारी स्केलर राशि है। तो ई डॉट डी ए यानी कि ई, जैसे मैंने आपसे विद्यार्थियों बता रखा, ए डॉट बी को लिखते हैं हम ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो मैंने आप ए के स्थान पे तो ई पुट करिएगा और बी के स्थान पे डी पुट करिएगा, तो क्या आ जाएगा? ई डी ए कॉस थीटा। चलो ये तो मैंने आपसे सिंपल समझा है, अब आगे की बात ध्यान से आप समझते जाएंगे। ठीक है ना? मैं 2 बार आपसे परिभाषा बता चुका हूँ, लेकिन फिर बताऊंगा मैं आपसे। ठीक है ना बेटे? तो देखिएगा जरा, यानी कि किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित किया जाता है, और यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। अब आ जाइएगा, हमें इसका सूत्र निकालना है। वैद्युत फ्लक्स का सूत्र हमें निकालना है कि वैद्युत फ्लक्स होता है क्या। तो मैंने कहा एक हमारे पास पृष्ठ है, ये पृष्ठ मैं मानना हूं। अब ये मान लीजिए मेरे पास एक पृष्ठ है, ओके बेटा, और इसको नाम दे दीजिएगा ए। संपूर्ण पृष्ठ जो है वो ये ए है, और इस पृष्ठ का सूक्ष्म पृष्ठ अवयव डी ए है। उस डी ए को आप कहीं भी मान सकते हैं, मैंने ये मान लिया। अब इसके अंदर से ये पृष्ठ जो है काल्पनिक, जिसका टोटल पृष्ठ जो है वो ए है, और इस पृष्ठ का सूक्ष्म अवयव है डी ए, और डी ए की डायरेक्शन जो है मैंने ये दिखाई है ऐसे, डी ए की डायरेक्शन ऐसे दिखाई है, और इसके अंदर से जो रेखा गुजर रही है वो ऐसे गुजर रही है। एक रेखा मैंने इसमें दिखाई है, तो यहाँ थीटा हो गया, ये डी ए हो गया, ये ई हो गया, और इनके बीच का कोण हो गया ये। तो ये रेखा आपके पास ऐसे यहाँ से गुजर रही है, ध्यान दीजिएगा। कुछ रेखाएं और गुजरेंगी, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपसे, एक रेखा ये, और ये रेखा गुजर के मान लीजिए ये ऐसे गई है, ये रेखा आपकी ऐसे गई है, यहाँ से ये गुजर गई, यहाँ से गुजर गई। हमें यहाँ इन्हें ऐसे शो करना जैसे इसके अंदर से निकल कर जा रही हो, जा रही है, देख रहे हैं आप। कुछ रेखाएं आपकी ऐसे भी चली जाएंगी, ऐसे भी ये रेखा आ जाएगी यहाँ से, और कुछ रेखा जो है वो आपकी ऐसे बाहर से भी चली जाएंगी, ऐसे चली गई ये बाहर से। तो यहाँ पे जो हमने ये लिया है, एक रेखा और दिखा देता हूँ मैं इसमें, यहाँ से एक रेखा ये गई है, और एक रेखा जो है आप और भी दिखा सकते हैं इसके अंदर से गुजरने वाली, ये है। ठीक है बेटा? और इनको हम ऐसे एरो साइन लगा सकते हैं, यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास, ये रेखा है। तो ये सूक्ष्म अवयव है। ये वैद्युत क्षेत्र जो हमारे पास यानी कि वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं वो ई को शो कर रही है यहाँ पे, और इसका जो ये इसमें जो मैंने इसकी जो डायरेक्शन दिखाई है वो नीचे को दिखाई है, ये है मेरे पास यहाँ पे, और मैंने इस पर लंब ऐसे डाल दिया, तो इसकी डायरेक्शन ये है। तो इसके और इसके बीच में बनने वाला कोण थीटा है, और टोटल क्षेत्रफल हमारे पास ए हो गया। अब मैं सूक्ष्म से लेके चलूँगा। मैंने कहा जो पृष्ठ क्षेत्रफल है हमारे पास ए, इसका सूक्ष्म पृष्ठ अवयव जो है वो आपका डी ए है। तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी है बेटा? डी ए है। अब यहाँ मैं कह रहा हूँ कि डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई है, डी फाई ई है। तो ये ऐसे लिखा जा सकता है बेटे, डी फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए। आप फिर से समझ लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ ई क्या है हमारे पास, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र है,
वैद्युत क्षेत्र, समझ रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। और डी ए जो है हमारे पास पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल का सूक्ष्म पृष्ठ अवयव है, पृष्ठ अवयव है। ये बात आप समझ जाएंगे। आप ध्यान दीजिएगा, मैंने कल एक दो दिन पहले यानी कि कल परसों ही पढ़ा था आपसे कि हम जानते हैं क्या जानते हैं बेटे, वेक्टरों का स्केलर गुणनफल a डॉट बी बराबर आपके पास क्या था, ए बी कोस थीटा। अब मैं ए के स्थान पे अगर ई रख दूं, ई और ये डी ए रख दिया मैंने यहाँ पे, तो ये आएगा ई डी ए कोस थीटा। ई डी ए बराबर क्या आएगा, ई का परिमाण सारे बच्चे देखेंगे, इसका अगर मैग्नीट्यूड चाह रहे हैं हम ई आएगा और डी ए का मैग्नीट्यूड आपका डी ए हो जाएगा। तो परिमाण आ गया और ये इनके बीच का कोण आ गया। तो ये समीकरण नंबर मान लीजिए मैंने 1 मान ली, तो यहाँ पे कहेंगे ई इंटू डी ए बराबर ई डी ए कोस थीटा रखने पर रखिएगा बेटा। तो ये आ जाएगा डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कोस थीटा। ये आ गया हमारे पास। अब इसमें डी फाई ई और मैंने इसमें से बेटा ई और कोस थीटा जो है वो बाहर ले लिया यहाँ से और डी ए रख लिया मैंने यहाँ। डी का मतलब ये है कि डिफ्रेंशिएट हुए हुए हैं, यानी कि ये सूक्ष्म भाग है और ये डी इधर आगे भाई सादिक है। डी ए भी हमारे पास क्या है, सूक्ष्म भाग है। ज़्यादा देर तो देखो ये भी हमारे पास सूक्ष्म भाग है और ये भी हमारे पास सूक्ष्म भाग है, लेकिन मुझे वैद्युत फ्लक्स चाहिए संपूर्ण के लिए। तो संपूर्ण के लिए या तो हम सिग्मा लगाएंगे या फिर हमारे पास समाकलन लिया जाएगा। क्या करेंगे बेटा, समाकलन। तो ये मान लीजिए मेरे पास समीकरण नंबर 2 आ गई। समीकरण 2 का समाकलन करने पर करो प्यारे विद्यार्थियों। जब इसका समाकलन करते हैं तो इधर मैंने समाकलन का चिन्ह लगा दिया, डी फाई ई। बुक में नहीं दे रखा, उन्होंने तो केवल फाई ई माना, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ इस तरीके से। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास समाकलन ई और डी ए और कॉस, नहीं ई बाहर आ जाएगा, चलो साथ में लगा दिया मैंने, ई कॉस थीटा और ये आ जाएगा डी ए। अब यहाँ पे डी फाई ई मैंने ई कॉस थीटा को बाहर ले लिया और ये हो गया आपका डी ए। और ये किसके लिए है, ए क्षेत्रफल के लिए, हमने पूरे क्षेत्रफल के लिए समाकलन करना चाहते हैं। अब बेटा ध्यान देना, समाकलन में जो dx होता है ना, इसका समाकलन आएगा x, और dy जो होता है इसका समाकलन आएगा y, dz है इसका समाकलन आएगा z, और dA का समाकलन आपको दिखाई दे रहा होगा a आएगा। क्या आएगा प्यारे विद्यार्थियों, a। इसी तरीके से अगर आपके पास फाई है डी फाई ई, तो इसका आ जाएगा फाई ई। कितना आ जाएगा, फाई ई। तो यहाँ से हम ये देखते हैं, ये हो गया फाई ई इज इक्वल टू ई कॉस थीटा इंटू ये हो गया आपके पास a। तो फाई ई बराबर हो गया ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, ये आ जाएगा। ये इसका सूत्र आ गया हमारे पास। तो प्यारे विद्यार्थियों, सूत्र क्या प्राप्त करा हमने, ये आया हमारे पास सूत्र, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ये आ गया। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे बेटा कि जो थीटा कोण दिया है ये हमारा पृष्ठ क्षेत्रफल तथा वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण नहीं है। यानी कि आपका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है A, जो मैंने ये पूरा A माना है ये, और वैद्युत क्षेत्र इसके बीच का कोण नहीं है, बल्कि वैद्युत क्षेत्र तथा इस पृष्ठ पर डाले गए लंब के बीच का कोण है। आप ध्यान दीजिएगा, इसको मैं ऐसे समझाऊंगा। मान लीजिए मेरी उंगलियां जो है आपकी वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, और ये पृष्ठ है, पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसके लंबवत गुजर रही हैं ऐसे 90 डिग्री के कोण से ऐसे गुजर रही हैं। तो जब ये ऐसे गुजर रहे हैं तो थीटा बराबर 90 डिग्री लेना चाहिए। कितना लेना चाहिए, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो जब हम यहाँ थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करते हैं तो फाई इज इक्वल टू 0। फाई इज इक्वल टू क्या आता है, आप इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर मेरे पास फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कोस थीटा है, और मैंने कहा कि ये रेखाएं जो है ऐसे पृष्ठ के लंबवत गुजर रही हैं 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री पे तो ज़्यादा से ज़्यादा रेखा गुजरेंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा रेखा गुजरने का मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा वैद्युत फ्लक्स होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए, वैद्युत फ्लक्स होना चाहिए।
लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, पुट करिएगा जरा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन फाई इज इक्वल टू ई डी ए कोस 90 डिग्री। कोस 90 का मान कितना हो गया आपको पता है, ई डी ए कोस 90 कितना हो गया 0, तो फाई ई बराबर क्या हो गया 0। क्या हो गया बच्चों, ये देखो आप देख रहे हैं ये क्या रिजल्ट आया हमारे सामने रिजल्ट आ गया कि जब हमारा वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ क्षेत्रफल के लंबवत हैं तो वैद्युत फ्लक्स हमारा ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा रेखाएं गुजरेंगी, इस पृष्ठ से ज़्यादा रेखाएं गुजरेंगी। तो लेकिन रिजल्ट क्या कह रहा कि फाई इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये जो कोण है, फिर बता रहा हूँ मैं, ये थीटा जो हमारे पास कोण है ये वैद्युत क्षेत्र तथा पृष्ठ क्षेत्रफल के बीच का कोण नहीं है, बल्कि यह वैद्युत क्षेत्र तथा पृष्ठ पर डाले गए लंब के बीच का कोण है। जो पृष्ठ के ऊपर आप लंब डालेंगे उस लंब और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण है। आप देख लीजिएगा, मैं आपको इस बुक्स के आधार पे दिखाऊंगा कि मान लीजिए मेरे पास जो है, ये डायरी ले लीजिएगा आप, ये मेरी चारों उंगलियां क्या हैं आपकी वैद्युत बल रेखाएं हैं, और ये मेरे पास पृष्ठ हो गया, तो ये 90 डिग्री पे ऐसे गुजर रही हैं 90, यानी कि वैद्युत बल रेखाएं, और ये पृष्ठ कितने डिग्री पे 90 डिग्री पे। 90 पे तो रिजल्ट 0 आ रहा, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए। मैंने कहा इस पर लंब डालो। अब जब मैं इस बुक को निकाल देता हूँ ऐसे, तो ये आ गया, यानी कि डाले गए लंब और वैद्युत क्षेत्र के साथ कोण कितना आ गया 0 डिग्री का। तो जब पृष्ठ लंबवत हो किसके, वैद्युत क्षेत्र के, तो थीटा बराबर 90 डिग्री लेना है, और नहीं थीटा बराबर, सॉरी बेटा, थीटा बराबर 0 डिग्री लेना। अब दूसरी बात समझिएगा, अगर मेरे पास ये तल है और ये मेरी उंगलियां जो हैं वैद्युत बल रेखाएं मान के चलो ने, तो यहाँ ये इसके समांतर है, तल और जो है वैद्युत बल रेखाएं इस तरीके से समांतर हैं। तो इस तल पर मैंने लंब डाला, तो लंब डालते ही मेरे सामने ये आ रहा है, देखो ये आ गया यहाँ पे। तो जब मैं इस पर लंब डाल रहा हूँ तो ये तो होगी हमारी वैद्युत बल रेखाएं, यानी कि वैद्युत क्षेत्र हो गया, और ये तल पर डाले गए लंब के बीच का कोण है। तो यहाँ से रिजल्ट निकल गया, अगर हमारे पास तल वैद्युत क्षेत्र के समांतर है तो थीटा बराबर 90 डिग्री का प्रयोग करना होगा। तो याद ध्यान दीजिएगा, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए बच्चों, ऐसा होना चाहिए, देखो फिर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, जहाँ थीटा वैद्युत क्षेत्र तथा पृष्ठ क्षेत्रफल पर डाले गए लंब के बीच का कोण है। अब आप इसमें एक बात देखेंगे बेटे प्यारे विद्यार्थियों, 2 पार्ट्स हो गए। यदि पृष्ठ क्षेत्रफल तथा वैद्युत बल रेखाएं लंबवत हैं तो थीटा बराबर 0 डिग्री पुट करना है, क्योंकि लंबवत पे क्या गुजरेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा गुजरेंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा कोस में जो मान होता है 1 होता है, तो थीटा बराबर 0 डिग्री रखेंगे। फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये मेरे पास पृष्ठ क्षेत्रफल, ये क्या है वैद्युत बल रेखाएं, ये क्या है लंबवत हैं। तो मैंने इसके ऊपर लंब डाल लिया, इसके ऊपर मैं लंब डाल रहा हूँ, तो ये डाला मैंने लंब। अब ये बुक मैंने निकाल दी इसमें से, तो ये कितने डिग्री का आ गया 0 डिग्री का। यदि तल और वैद्युत क्षेत्र आपस में लंबवत है तो थीटा बराबर आ जाएगा हमारे पास, वहाँ 90 डिग्री है, इसे बदलना है 0 डिग्री में। अब दूसरी पॉइंट समझिएगा बेटे, तो ये आ जाएगा हमारे पास फाई इज इक्वल टू ई डी ए कोस थीटा। तो थीटा बराबर हो जाएगा आपके पास 0 डिग्री, फाई इज इक्वल टू आ जाएगा ई डी ए कोस 0 डिग्री। तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ई, अच्छा डी ए का तो ए हो गया था ना बेटा, डी ए का तो हमारा ए हो चुका था ए, और यहाँ पे भी कितना आएगा ए, सॉरी बेटा ये होगा ए कोस थीटा, कोस 0 डिग्री, और कोस 0 का मान होता है 1। तो फाई इज इक्वल टू आ गया ई इंटू ए, ये आ गया आपके पास एक कंडीशन, ये आ गई। सूत्र ये है आपके पास, फाई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा। यदि हमारे पास पृष्ठ क्षेत्रफल तथा वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हैं तो थीटा बराबर हमारा 0 डिग्री आएगा। आप बी पार्ट में देखिएगा, यदि
वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं तो थीटा इज इक्वल टू आपका 90 डिग्री प्रयोग करना होगा। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा बेटे, फाई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा, फाई इज इक्वल टू ई ए कोस 0 डिग्री। तो यह आ जाएगा फाई इज इक्वल टू ई ए कोस 0 का मान हो गया 190, सॉरी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, कोस 90 का मान 0 और फाई इज इक्वल टू आपका 0 आ गया। और ये तो बच्चों हमें पता भी है, सीधा सीधा देख रहे हैं हम विदाउट एनी डाउट, क्या कि अगर ये हमारे पास वैद्युत बल रेखाएं हैं, वैद्युत क्षेत्र है और तल ये है, समांतर हैं, तो कहाँ गुजर रही है इससे, ये चारों रेखाएं कहाँ गुजर रही है, इसके अंदर से तो गुजर रही नहीं। जब ये नहीं गुजर रही वैद्युत बल रेखाएं तो वैद्युत फ्लक्स क्या हो गया, शून्य। वैद्युत फ्लक्स तो सीधा सीधा शून्य हो गया। तो अगर लंबवत है तो लंबवत पे क्या आना चाहिए, हमारी ज़्यादा से ज़्यादा आनी चाहिए, और ज़्यादा मान कब आएगा, जब थीटा बराबर 0 पुट करेंगे। तो ये बात आप याद रखेंगे। फिर से मैं आपको एक बात बता देता हूँ, बात ये है, नोट भी कर लेंगे, मैं नोट में ही लिखूँगा। इस बात को आप नोट कर लेंगे, ये है कि फाई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा में कोण जो दिया गया है, कोण वैद्युत क्षेत्र तथा पृष्ठ क्षेत्रफल पर डाले गए लंब के बीच का कोण है। तो इसमें आप याद भी करके रख सकते हैं बेटा, अगर हमारे पास पृष्ठ लंबवत है, फिर से बता रहा हूं मैं आपको ये बात कि अगर पृष्ठ हमारे पास लंबवत उल्टा करना है तो थीटा बराबर आपको 0 डिग्री लेना है, और समांतर है तो थीटा इज इक्वल टू आपको 90 डिग्री लेना है। ये मैंने आपसे समझा दिया। ये आगे आपके पास वैद्युत फ्लक्स, एक बार बहुत जल्दी से मैं 2-3 मिनट में सारा रिपीट कर देता हूँ। वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित किया जाता है और यह एक अदिश राशि है। तो मैंने क्या करा कि एक पृष्ठ ले लिया मैंने, पृष्ठ क्षेत्रफल, और ये पृष्ठ क्षेत्रफल ए है, और इस पृष्ठ क्षेत्रफल का सूक्ष्म पृष्ठ डी ए है, और इसके अंदर से वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। तो जब सारे से गुजर रही हैं तो पहले मैं सूक्ष्म पार्ट से लूँगा। तो सूक्ष्म पार्ट से जो गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं हैं वो ये गुजर रही है, 2 ही दिखाई मैंने यहाँ पे, 2 गुजर रही हैं। जब सारे से गुजर रही हैं तो इससे भी गुजरेंगी। तो मैंने ये कहा है कि इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई है, यानी कि सूक्ष्म है। जब ये सूक्ष्म अवयव है तो वैद्युत बल रेखाएं भी इसके अंदर से सूक्ष्म ही गुजरेंगी। तो गुजरने वाली रेखाएं कितनी है, डी फाई ए है। तो मैंने यहाँ लिखा था अभी आपके सामने कि डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए था। और फिर क्या किया हमने, जैसे मैंने आपसे पढ़ा रखा, ए डॉट बी बराबर क्या था, ए बी कोस थीटा था, कोस थीटा। तो मैंने डी फाई ई और इसको ऐसे लिख दिया ई डी ए कोस थीटा। अभी आपके सामने डेरिवेशन मैंने किया है, फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ मैं आपसे। तो यहाँ अभी क्या करेंगे, हम इसका समाकलन करेंगे। तो डी फाई ई और इसका समाकलन ई और डी ए कोस थीटा आ गया हमारे पास। अब इसमें से ई डी ए मैंने बाहर ले लिया और ये रह गया, नहीं ई डी ए नहीं, ई कोस थीटा। तो अंदर रह गया इसमें डी ए, और ये कौन से पृष्ठ के लिए ले जा रहा, ए के। तो यहाँ हम ए लगा देंगे, ए पृष्ठ के लिए। आपकी बुक में डायरेक्ट फाई ई ले रखा, ठीक है ना, और उन्होंने इधर का सिग्मा करे या फिर समाकलन करे, तो मैंने इसको भी सूक्ष्म मान लिया ना, क्योंकि ये सूक्ष्म अवयव है। सूक्ष्म से जो रेखाएं गुजरेंगी वो कम से कम गुजरेंगी। तो फिर मेरे पास जो आ गया ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पे डी फाई ई, ये हो गया समाकलन डी फाई ई, इसका आ गया फाई ई, और ये आ जाएगा ई कोस थीटा,
और इसका समाकलन हो गया a। तो डी फाई ई, ये दोबारा बता रहा विद्यार्थियों में, a cos थीटा। तो ये हमारे पास एक सूत्र आ गया। अब यहाँ इस सूत्र में ये आ रहा है सूत्र, ये लिखा था मैंने यहाँ पे, एक बार फिर समझ लीजिएगा। ये जो समाकलन किया समाकलन में जुड़ेगा तो वही जो टूटा हुआ है, तो टूटा हुआ क्या है, डी ए और डी फाई। आप ध्यान दीजिएगा, डी एक्स का समाकलन हम करते हैं एक्स, और डी वाई का करते हैं हम वाई, और डी जेड का करेंगे हम जेड। तो डी ए का क्या हो जाएगा, सीधा सीधा है ए हो जाएगा, और इसी तरीके से डी फाई ई का हो जाएगा हमारे पास फाई ई। ये आ गया समाकलन करने के बाद। अब इसके दो कंडीशन आ रही हैं, दो कंडीशन मैंने अभी आपके सामने लिखी है। नंबर एक, जहाँ थीटा वैद्युत क्षेत्र तथा पृष्ठ क्षेत्रफल पर डाले गए लंब के बीच का कोण है। और विद्यार्थी क्या मानते हैं कि जो पृष्ठ क्षेत्रफल है और वैद्युत क्षेत्र है इसके बीच का कोण है, ये रही है, ये कोण वैद्युत क्षेत्र तथा पृष्ठ क्षेत्रफल पर डाले गए लंब के बीच का कोण है। अब मैंने समझाता, फिर समझा देता हूँ कि ये पृष्ठ है हमारे पास, और ये मेरी चारों उंगलियां जो है वैद्युत बल रेखाएं हैं। तो ये लंबवत हैं आपकी, आप देख रहे हैं ऐसे लंबवत हैं। तो यहाँ मैंने लंब डाल दिया, तल इसके लंबवत था, तो यहाँ इनके बीच में कोण जो है वो आपका शून्य आ गया। तो यहाँ लिखा भी है मैंने लंबवत है तो थीटा बराबर 0 डिग्री। अब देखिए जब समांतर है, ये इसके समांतर है रेखाएं ऐसे, तो मैंने इसमें लंब डाल दिया यहाँ। तो जब लंब डाल रहा हूँ तो ये एंगल आ गया, 2-3 बार बता रहा हूँ मैं ये बात आपको। तो एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री। तो इसका मतलब जब हमारा पृष्ठ क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र क्या थे, समांतर थे, तो थीटा बराबर हमें लेना है 90 डिग्री, मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है ना। तो सबसे अधिक आपको जो अधिक मैक्सिमम जब आपको मिलेगा, मैक्सिमम फाई ई कब मिलेगा, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। और मिनिमम कब मिलेगा, मिनिमम मिलेगा कि फाई ई कब मिलेगा, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये बात आप समझ जाइएगा। अब बेटे इसी का ही पार्ट है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, फ्लक्स का मात्रक, ये आ जाएगा बेटे मात्रक कि फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कोस थीटा। आप थीटा बराबर 0 डिग्री रख दीजिएगा। फाई ई इज इक्वल टू ई ए कोस 0 डिग्री, फाई ई इज इक्वल टू ई ए, और ये हो गया 1, फाई ई इज इक्वल टू हो गया ई इंटू ए। हमेशा जब भी मात्रक निकालते हैं तो मात्रक के लिए हमारा निगाह कहाँ जानी चाहिए, सूत्र पे जानी चाहिए। तो हमने इसके लिए क्या लिया, सूत्र लिया है। तो इसमें फाई ई का मात्रक किया जाएगा, ई का मात्रक लिखेंगे वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, और ए का लिखेंगे मीटर स्क्वायर। जो वैद्युत क्षेत्र होता है ना बेटा, इसके दो मात्रक हैं ई के। एक मात्रक तो है आपका न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, और एक मात्रक है वोल्ट पर मीटर। ये दो मात्रक हैं। तो मैंने इसका ये वाला मात्रक उठाया ई का, वोल्ट पर मीटर। और क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का तो मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, यू नो वेरी वेल। तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर, 1 मीटर इससे कट गया, तो ये आ गया मात्रक वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट मीटर मीटर। तो फाई ई का जो मात्रक आएगा का मात्रक। ओके बेटा, ये आ गया आपके पास वोल्ट इंटू मीटर। अब यहीं पे हमारे पास जो वैद्युत फ्लक्स है, इस वैद्युत फ्लक्स की वीमा क्या होती है, वीमा भी हमें लिखनी है। देखो बेटा, वैद्युत फ्लक्स की वीमा कैसे, जब भी आपको वीमा निकालनी हो तो हमारा ध्यान कहाँ जाएगा, मात्रक पे जाएगा। किस पे जाएगा, मात्रक पे। तो ये आ जाएगा फाई ई इज इक्वल टू, इसका फाई ई का जो मात्रक हमने निकाला है, मात्रक वो था वोल्ट इंटू मीटर। आप ध्यान दीजिएगा, मात्रक जो है हमारे पास, जो वीमा मैंने लिखी थी, एल लिखी थी, एम लिखी थी, के लिखा था, टी लिखा था, म्यू लिखा था। तो हमारे पास वोल्ट की वीमा नहीं लिखी थी हमने, ठीक है ना। और सी डी लिखी थी, और एम्पियर लिखा था। ये 7 थी, 1 2 3 4 5 6 7। तो वोल्ट की तो कोई वीमा नहीं है। तो वोल्ट को उन पदों में बदल लो जिनकी वीमा आपको पता है। तो हमें क्या पता है कि V बराबर, यहाँ बराबर में कर रहा हूँ मैं काम, V बराबर W/Q। V हो गया वोल्ट, और ये हो गया हमारे पास जूल और प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम।
तो यहाँ पे मैं वोल्ट के स्थान पे लिख रहा हूँ जूल प्रति कूलाम, ये आ जाएगा जूल प्रति कूलाम, और यहाँ आ गया आपका मीटर, ठीक है ना। अब जूल की विमा हो जाएगी m, L की 2, T की -2, और मीटर की हो जाएगी L, और कूलाम की हो जाएगी AT। कल मैं आपको जानते होंगे कूलाम की विमा AT होती है। I बराबर Q/T और Q बराबर IT, तो I की लिखेंगे A और T की लिखेंगे A, तो कूलाम की विमा AT होगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं M, L की 2 ये और 1 ये, तो 3, और T की 2 ये और एक नीचे से जाएगी तो -3, और यहाँ हो जाएगा A की -1। M, L की 3 और T की -3, A की -1, ये वैद्युत फ्लक्स की विमा आ गई। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये मैंने वैद्युत फ्लक्स के बारे में आपसे बताया, इसका मात्रक बता दिया और इसकी विमा बता दी, और 2-3 बार मैंने आपके सामने इसकी परिभाषा भी बता दी। कुछ अगर समझ में ना आए बुक से देख लीजिएगा, नहीं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं पढ़ा रहा हूँ विद्यार्थियों आपको गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय, गॉस प्रमेय पढ़ने से पहले आप 2-3 बात याद रखेंगे। एक घन कोण होता है, आपके सर ने कोई से ने पढ़ा दिया होगा, तो घन कोण के हमारे पास सूत्र जो है वो आपका ओमेगा = DA/r², और एक सूत्र और है कि d ओमेगा = DA cos θ/r²। यदि पृष्ठ हमारे पास गॉसियन पृष्ठ है तो उस समय हम d ओमेगा = DA cos θ का प्रयोग करेंगे। ये हमारे पास घन कोण है, और ये पृष्ठ क्षेत्रफल का सूक्ष्म अवयव है, और ये उस गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या है, दूरी है। ओके बेटा, तो ये दोनों सूत्र आप याद करके रखिएगा। और एक सूत्र ये भी है E बराबर 1/4πε0 और Q/r², यानी कि किसी बिंदु आवेश से, मान लीजिए बिंदु आवेश है और इससे r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें लिखनी है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है वो होगा हमारे पास E बराबर 1/4πε0 और Q/r²। चलो विद्यार्थियों, एक और बात बता देता हूँ। अगर वैद्युत विभव लिखना है 1/4πε0 Q/r, लेकिन हमें गॉस प्रमेय में इसकी आवश्यकता होगी प्यारे विद्यार्थियों, और इसकी आवश्यकता होगी। तो अब गॉस प्रमेय की मुख्य प्रतिज्ञा देख लीजिएगा। मुख्य प्रतिज्ञा, मुख्य प्रतिज्ञा ये है, लिख ही देता हूं मैं आपके सामने। स्थिर वैद्युतिकी में, स्थिर वैद्युतिकी में किसी काल्पनिक पृष्ठ, और इसे हम कहते हैं गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, और इसको मैं चलो फाई मैंने लिख दिया यहाँ से, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ से परिबद्ध आवेश यानी कि Q, चलो मैं संकेत भी दे रहा हूँ, Q का 1/ε0 गुना होता है। ये है स्टेटमेंट। फिर से समझिएगा, स्थिर वैद्युतिकी में किसी काल्पनिक पृष्ठ यानी कि गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स φE, अगर यहाँ मैंने φE लिख दिया, उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है ये कि φE = E × DA, और बराबर आ जाएगा आपके पास Q का 1/ε0, यानी कि φE, और ये समाकलन के रूप में दिखाएंगे, समाकलन E × DA, और ये आ जाएगा आपके पास बराबर Q/ε0। ये इसका गणितीय रूप होगा, गॉस प्रमेय का गणितीय रूप लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। गॉस प्रमेय का गणितीय रूप। अब बेटे इसको सिद्ध कैसे करेंगे, हमें प्रूफ यानी कि उत्पत्ति, प्रूफ कैसे करेंगे।
जैसे हमने वैद्युत फ्लक्स में एक पृष्ठ माना था, ठीक है ना, और उस पृष्ठ को हमने ए कहा था, पृष्ठ क्षेत्रफल ए था, और इस पृष्ठ क्षेत्रफल का सूक्ष्म पृष्ठ अवयव डी ए है, और इसको हम गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं, काल्पनिक पृष्ठ यानी कि गॉसियन पृष्ठ है ये, और इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई है। उसी तरीके से आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक पृष्ठ ये ले लिया, ध्यान दीजिएगा, ये मैंने एक पृष्ठ ले लिया, और ये इसका एक सूक्ष्म अवयव है इस पृष्ठ का। यहाँ से इसकी डिस्टेंस जो है वो आर है, ये भी डिस्टेंस आर है, यहाँ से भी आर है, ये आर हो गया आर। ये केंद्र पर अंतरित कोण जो है ये आपका डी ओमेगा हो गया। कितना हो गया? डी ओमेगा। और इसके अंदर से जो रेखाएं गुजर रही हैं, ये मेरा पार्ट जो हो गया डी ए हो गया, डी ए, और रेखाएं ई का जो मैंने ये ऐसे दिखा दिया, ऐसे रेखाएं इसके अंदर से गुजर रही हैं, इनके बीच का कोण थीटा हो गया, और इसकी वैल्यू है डी ए, और दूरी होगी ये आर, ये है। ये बेटा इस तरीके से हमारे पास ये घन कोण हो गया, इसकी सेंटर से पृष्ठ की दूरी आर होगी, और पृष्ठ क्षेत्रफल का सूक्ष्म पृष्ठ जो है वो आपका डी ए है, और इसकी डायरेक्शन, क्योंकि अगर इसमें लंब डालोगे तो उसकी डायरेक्शन को शो करेगा, तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी डी ए वेक्टर लगाया मैंने इसके ऊपर, और वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये होगी, इनके बीच का कोण हो गया थीटा। अब इससे गुजरना टोटल तो मान लीजिए फाई ई गुजर रहा है, बट मैं यहाँ ये कहूँगा कि सूक्ष्म से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो डी फाई ई है। क्या है बेटा? डी फाई। तो मैंने कहा इसके अंदर से जो फ्लक्स गुजर रहा है वो डी फाई ई है। अब तो हमारा सारा काम वही हो गया। ये बुक में डी फाई नहीं लिया, उन्होंने डायरेक्ट फाई लिया है। आप इसी तरीके से करिएगा जैसे मैं बता रहा हूँ आपसे। तो इसका प्रूफ करेंगे, डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए, ये आ जाएगा, और ए डॉट बी बराबर हमें पता है ए बी कोस थीटा। तो यहाँ ए के स्थान पे मेरा ई है, और बी के स्थान पे मेरा विद्यार्थी और डी ए है, तो ई डी ए कोस थीटा। ये समीकरण 1 में पुट कर दो, समीकरण 1 में। इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, तो मैंने लिख के बताया बेटा आपसे, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो ये मान जो है समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रखिए जी, समीकरण 1 में यह जगह डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कोस थीटा, डी ए कोस थीटा ये आ जाएगा। अब क्या करें हम यहाँ पे, ये जो है आपके पास ई, मैंने कहा था किसी बिंदु आवेश से आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या सूत्र होता है, ये मैंने आपसे बताया। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू बटे आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं रख रहा हूँ वी नो दैट, हम जानते हैं कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर। यह मान समीकरण 3 में रखने पर रखिए। तो जब 3 में रखेंगे तो ये आ जाएगा डी फाई ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर, और डी ए कोस थीटा। अब डी फाई ई ये है हमारे पास, डी फाई ई सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स, और किससे? सूक्ष्म अवयव से गुजरने वाला सूक्ष्म अवयव हमारे पास डी ए था, और इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएगा डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपसे बताया था कि यहाँ हम 2 सूत्रों को तो याद रखेंगे ही, क्या? डी ओमेगा, या ओमेगा इज इक्वल टू डी ए बटे आर स्क्वायर। अगर पृष्ठ हमारा गॉसियन पृष्ठ है या काल्पनिक पृष्ठ है, तो डी ओमेगा बराबर डी ए कोस थीटा बटे आर स्क्वायर, इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे सामने आ रहा है ये वाला पोर्शन, तो डी ए कोस थीटा बटे आर स्क्वायर बराबर डी ओमेगा रखने पर चलिएगा जी। तो ये जगह डी फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये आ गया डी ओमेगा। अब डी ओमेगा जैसे मैंने बताया विद्यार्थियों, आपका डी एक्स का समाकलन एक्स कहोगे, डी वाई का वाई कहोगे, डी जेड का जेड कहोगे, डी ओमेगा का क्या कहोगे? ओमेगा।
और डी फाई का क्या करोगे बोलो, डी फाई का लिखोगे फाई। तो यहाँ पे समीकरण नंबर मान लीजिए 4 आई है, समीकरण 4 का समाकलन करने पर तो ये आ जाएगा आपके पास, देख रहे हैं बेटा आप, डी फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर ले लिया मैंने, और डी ओमेगा। और कौन से पृष्ठ के लिए, ए पृष्ठ के लिए, पूरे पृष्ठ के लिए। तो इसको तो लिख रहा हूँ मैं, इसका तो आ जाएगा यहाँ पे फाई ई, और ये आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये इसका हो जाएगा ओमेगा। क्या आ जाएगा बेटा, ओमेगा। ये समीकरण नंबर आप 5 मानेगा। अब जब हमारे पास, अगर मैं ये लिख रहा हूँ ओमेगा इज इक्वल टू ए बटे आर स्क्वायर, ये पूरा गोल ये पृष्ठ है मेरे पास, ठीक है ना, और इसका क्षेत्रफल है आपका ए, तो ए को क्या लिखोगे, ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण गोलीय पृष्ठ के लिए ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ संपूर्ण गोलीय पृष्ठ के लिए ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 4 पाई, नहीं सॉरी, अच्छा ये हो जाएगा, देखो ओमेगा इज इक्वल टू ए अपॉन आर स्क्वायर, ओमेगा इज इक्वल टू ए कितना आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई। फिर से समझ लीजिएगा, कहीं कन्फ्यूजन ना हो आपको, कि संपूर्ण गोला ले लिया मैंने, और संपूर्ण गोले का जो क्षेत्रफल है, पृष्ठ क्षेत्रफल, वो आपका ए है, तो ए बराबर हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, और संपूर्ण घनकोण है हमारा ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू ए बटे आर स्क्वायर लिख दिया, ए की वैल्यू लिखी 4 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई। तो संपूर्ण गोलीय पृष्ठ के लिए ओमेगा का मान जो होता है वो कितना होता है, 4 पाई होता है। यह मान समीकरण 5 में रखने पर रखो जी, तो ये आ जाएगा हमारे पास फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और 4 पाई से 4 पाई, और ये गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो क्या सिद्ध होके आ गया बेटा, देखिएगा जरा, ये सिद्ध होके आ गया हमारे पास, वहाँ से देखेंगे आप, यहाँ से ये सिद्ध हो गया हमारे पास कि फाई ई इज इक्वल टू आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। और कहाँ से शुरू करा था हमने, यहाँ से शुरू किया था ये, तो फाई ई इज इक्वल टू समाकलन ई इंटू डी ए और बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, हैंस प्रूव्ड। निश्चित ही यही हमें सिद्ध करना था, या यहाँ भी लिख सकते हैं आप हैंस प्रूव्ड, यह जाएगा। ओके बेटा।